नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर कोडरमा से है, जहां रेलवे ट्रैक पर पहाड़ का मलबा गिर गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोडरमा में रेलवे ट्रैक पर पहाड़ का मलबा गिर गया। कोडरमा बड़का काना रांची मार्ग की एक घटना बताई जा रही है। जवाहर पुल के पास मलबा गिरा है। फिलहाल रेस्क्यू टीम मलबा को हटाने में जुटी हुई है। रेल पटरी और बरही कोडरमा के बीच निर्माणाधीन 4 लेन सड़क के बीच ये पहाड़ है। पिछले साल भी इसी पहाड़ से मलबा गिरा था। फिलहाल इस रेल पटरी पर कोडरमा बड़काकाना पैसेंजर ट्रेन के अलावा मालगाड़ियों का परिचालन होता है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब हादसा हुआ। देखिए, रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में वहां पर मलबा पहाड़ का गिरा है। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी ऐसा हादसा हुआ था। रेलवे ट्रैक पर पहाड़ का मलबा गिर जाने से काफी परेशानी हो सकती है। ऐसे में कल रात से ही रेस्क्यू की टीम यहां से मलबा को हटाने में जुटी हुई है। जवाहर पुल के पास ये मलबा गिरा है और फिलहाल रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया जाता है, साथ ही साथ मालगाड़ी भी यहां से गुजरती है। ऐसे में जल्द से जल्द इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि परिचालन यहां पर सामान्य किया जा सके। बताया जा रहा है कि जवाहर पुल के पास ये मलबा गिर गया है। रितेश लोहानी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, क्या अपडेट है अभी? जी, फिलहाल पूरी रात रेस्क्यू का कार्य पूरा चला है। हालांकि सुबह तक बड़े अफसरों के रेलवे के बड़े अफसरों के भी पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद अंतिम परीक्षण किया जाएगा कि पटरी की क्या हालत है और इसके बाद रेल परिचालन कब तक इस पर शुरू हो पाएगा। जी, अभी तक मलबा नहीं हटाया गया है। रितेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? और अगर मलबा नहीं हटता है, आज अगर परिचालन रुक जाता है, तो लगभग कितनी ट्रेनें यहाँ प्रभावित हो सकती हैं? जी, मैं बता दूं कि मलबा हटाने का कार्य तो हालांकि रात से ही शुरू हो चुका था, लेकिन देर अंधेरा होने के कारण से ये कार्य बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। हालांकि सुबह की रोशनी होने के बाद से इस कार्य में गति आई है। और जहां तक कि परिचालन की बात बता दूं कि अभी फिलहाल इस रेल रूट में सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन ही चल रही थी। हालांकि कोयले की ढुलाई के लिहाज से यहाँ मालगाड़ियों का परिचालन काफी तेज हुआ करता था। रितेश, पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था यहाँ पर। क्या वहाँ पर एहतियात नहीं बरते जा रहे हैं या फिर क्या सुरक्षा मानकों को वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए था? जी बिल्कुल, यही गौर फरमाने वाली बात है कि रेल पटरी और निर्माणाधीन 4 लेन के ठीक बीच में ये पहाड़ है और इस पहाड़ की लगातार कहीं ना कहीं कटाई छटाई होती रहती है। पिछली बार भी इस बात में सामने आई थी कि 4 लेन निर्माण के लिए उस पहाड़ को काटा जा रहा था, जिस दौरान उसके मलबे रेल पटरी पे आए थे। वहीं मैं बता दूं कि पिछले वर्ष जो ये हुई थी, पूरे घटना में से एक मालगाड़ी का इंजन भी क्षतिग्रस्त हुआ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रितेश। बढ़ते आगे और मधुबनी से खबर है। मधुबनी के आरएसओपी थाना क्षेत्र में शिक्षक के घर हुई डकैती कांड को मधुबनी पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। एसडीपीओ आशीष आनंद के मुताबिक बीते 29 नवंबर को शिक्षक हरे कृष्ण महतो के घर पर 6 बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड सोनू मियां उर्फ मोहम्मद जफर नामक शातिर बदमाश है, जो कि मूलतः बिहार शरीफ का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो मधुबनी के अररिया संग्राम स्थित चिरकुटा इलाके में घर बनाकर बस गया है। पुलिस के मुताबिक सोनू मियां और उसके साथियों पर बिहार शरीफ समेत कई जिलों में लूट और डकैती के 20 से अधिक केस दर्ज हैं। फिलहाल सोनू मियां फरार चल रहा है। हालांकि उसके गैंग से जुड़े बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनकी निशानदेही पर मधुबनी पुलिस ने सोनू मियां के अररिया संग्राम स्थित घर पर दबिश देकर भारी मात्रा में जेवरात और धारदार हथियार समेत कई कागजात बरामद किए। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि सोनू मियां उर्फ जफर खान अलग अलग जिलों में अब तक 5 शादी भी कर चुका है। बहरहाल पुलिस की तहकीकात जारी है। एसडीपीओ आशीष आनंद का कहना है कि लूट गिरोह का मास्टरमाइंड सोनू मियां भी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। इसमें 6 लोगों के द्वारा यह घटना कारित की गई थी, जिसका मुख्य मास्टरमाइंड सोनू मियां उर्फ मोहम्मद जफर था। हाल के दिनों में यह आरएसओपी अररिया संग्राम ओपी के चिरकुट्टा नामक जगह पर अपना घर बना के रह रहा है। मूलतः यह बिहार शरीफ का रहने वाला है और वहाँ पर कई सारे कांड, लगभग 20 से 25 कांड उस पर दर्ज हैं
और उसके काम करने का मॉडस ऑपरेंडी भी यही रहा है। वहाँ से भाग करके या यहाँ से कर गया। गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। फर्जी तरीके से पुलिस महानिदेशक को अपनी केस की पैरवी कराने के मामले में आरोपित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट ने आईपीएस के खिलाफ इश्तेहार जारी करने के निर्देश दिए। बता दें कि आदित्य कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए पटना के सिविल कोर्ट में पिटीशन दिया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन कल अदालत ने पूर्व एसएसपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो पूर्व एसएसपी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि अग्रिम जमानत की याचिका इन्होंने दाखिल की थी, जिसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। आदित्य कुमार वही आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने अपने मामले को रफा दफा करने के लिए अपने दोस्त की तरफ से डीजीपी को फोन करवाया था। आरा में पिछले दिनों लगातार हुई आपराधिक घटनाओं का लिंक आरा जेल से जुड़ रहा है, जिसके बाद डीएम और एसपी जेल पहुंचे और जेल अधीक्षक के साथ करीब 4 घंटे तक बैठक की। शनिवार को जेल से मिले 35 मोबाइल और सिम कार्ड मामले को लेकर डीएम ने जेल अधीक्षक से विस्तृत जानकारी ली और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश पर आरा जेल में निगरानी बढ़ा दी गई है। और समस्तीपुर में वैशाली से गई पुलिस टीम पर हमला के बाद पुलिस से लूटी गई AK-47 और कारतूस को पुलिस ने बरामद कर लिया है। समस्तीपुर पुलिस ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर लावारिस हालत में AK-47 बरामद किया। साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। दरअसल शुक्रवार को मुफस्सिल थाना के सोनबरसा चौक के पास छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय अपराधी हलधर कापर और उसके सहयोगियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। इसी दौरान AK-47 राइफल और 20 गोली, 2 मोबाइल लूट ली गई थी, जिसके बाद समस्तीपुर पुलिस ने लूटी गई AK-47 की बरामदगी के लिए सर्च अभियान चलाया था। संध्या 2 दिसंबर की संध्या 8 बजे वैशाली जिला से एक टीम आई थी हमारे यहाँ छापामारी करने सोनबरसा चौक पे मुफस्सिल थाना अंतर्गत, जहाँ वहाँ के स्थानीय एक अपराधी हैं हलधर कापर, उनके द्वारा उस टीम को रोक करके उनके साथ मारपीट की गई और पुलिस का जो राइफल था AK-47 उसको छीन लिया गया। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम ने उस राइफल की बरामदगी की है तथा अपराधियों की गिरफ्तारी की है। कितने अपराधी गिरफ्तार हुए? अभी तक 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके निशानदेही पे ही राइफल की बरामदगी हुई है, AK-47 राइफल। बिहार के गया में हथियारबंद अपराधियों ने चावल व्यवसायी से नकदी सहित चांदी की मूर्ति लूट ली। घटना कोतवाली थाना के कठोकर तालाब मोहल्ला की है, जहां हथियार के बल पर अपराधियों ने चावल व्यवसायी से 25,000 रुपए नगद सहित चांदी की मूर्ति और सिक्के लूट लिए। लूट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने थाना में आवेदन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मैं रात को गाड़ी उतरवा रहा था, उतरवा के जब चल गया दुकान बंद करने लगा तो शटर डाउन के उसी के दरमियान 2 लड़का पिस्तौल उठाने भी आया, एक लड़का बाद में आया। उसी में पैसा करीबन 25,000 नोट और 10,000 एक चीज और कुछ चांदी का सिक्का और चांदी का लक्ष्मी गणेश जी का प्रतिमा था, वो सब लेके चला गया। खबर सासाराम से है, जहां बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस का कपलिंग खुल गया। ट्रेन के S8 और S9 कोच के बीच का प्रेशर पाइप अलग हो गया। घटना गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय रेलखंड के सासाराम और डेहरी ऑन सोन स्टेशन के बीच करबंदिया रेलवे स्टेशन के पास की है। डेहरी ऑन सोन से जब ट्रेन सासाराम की ओर बढ़ी, उसी बीच करबंदिया रेलवे स्टेशन के पास महाबोधि एक्सप्रेस का S8 तथा S9 कोच का प्रेशर पाइप अलग हो गया, साथ में उसका कपलिंग भी खुल गया।
जिससे कारण 2 कोच ट्रेन से अलग हो गई, लेकिन ड्राइवर और गार्ड के सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान लगभग 35 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। बाद में अभियंत्रण विभाग ने ट्रेन के सफर को ठीक ठाक किया। इसके बाद ट्रेन आगे की ओर रवाना हो गई। इस प्रकार इस घटना में कहीं कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते जरूर टल गया। चूंकि इस लापरवाही की रेल प्रशासन जांच कर रही है। अटेंडम मतलब ये ट्रेन आगे बढ़ गया, वैकम खुल के आवाज किया ब्राम से और ये ट्रेन आगे बढ़ गई। बोगी अलग हो गया है क्या? बोगी अलग हो गया। कहाँ जा रही थी ये ट्रेन? ये नई दिल्ली जा रही है। हाँ, बोगी एक्सप्रेस ये डिहरी और करवंदिया के बीच में 2 भाग में हो गया है, यानी बोगी अलग हो गया है, आगे वाली अलग, पीछे वाली अलग। तो ये हदाहद नहीं हुआ है और दोनों जो है जाकर के वहाँ कोई यहाँ से रेलवे का दिया, रेलवे कर्मचारी और उसको जो है जोड़ दिया, उसके बाद वहाँ से चालू हो गए। खगड़िया के गंगौर इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पंचायत समिति सदस्य के बेटे की छठी पर जमकर शराब की पार्टी की गई, जिसमें शराब के नशे में कई लोग झूमते नजर आ रहे हैं। वीडियो में भी आप साफ देख सकते हैं कि शराब की बोतल लेकर और हथियार लहराते हुए डांस किया जा रहा है। पुलिस वीडियो की जांच में जुटी हुई है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब बात करेंगे कुढ़नी उपचुनाव के दंगल की। कुढ़नी विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कुढ़नी उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कुढ़नी सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। वैसे कुढ़नी में महामुकाबला चौतरफा दिख रहा है। महागठबंधन और बीजेपी के साथ ही वीआईपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मैदान में आने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कुढ़नी उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया। सोमवार यानी 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में सभी पार्टियों ने इस एक सीट के लिए पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी के लिए कुढ़नी में आखिरी दिन प्रचार करने चिराग आए। बीजेपी के सांसद रवि किशन ने भी वोट मांगा और एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील की। शुक्रवार को नीतीश कुमार पहली बार तेजस्वी यादव के साथ कुढ़नी में सभा की। लोगों के बीच सरकार के कामकाज का हिसाब गिनाकर जिताने की अपील लोगों से महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए की। कुढ़नी के रिजल्ट को 2024 से पहले का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। नाक की लड़ाई नीतीश तेजस्वी के साथ ही बीजेपी के लिए भी उतनी ही है, क्योंकि इस एक सीट पर 4-4 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। जेडीयू के मनोज कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी से केदार गुप्ता, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के नीलाभ मिश्रा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मुर्तजा अंसारी चुनाव मैदान में हैं, यानी मुकाबला चौतरफा है। इससे पहले हाल ही में हुए मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में प्रचार करने नीतीश कुमार नहीं गए थे। तब दोनों ही सीटों पर आरजेडी अपने कैंडिडेट को महागठबंधन से उतारा था और दोनों ही सीटों का परिणाम 1-1 की बराबरी पर बीजेपी और महागठबंधन के बीच खत्म हुआ था। लेकिन कुढ़नी की सिटिंग सीट आरजेडी ने जेडीयू को दे दी है। ऐसे में नीतीश की प्रतिष्ठा दांव पर है। नीतीश के साथ ही तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ा इम्तिहान है। तभी तेजस्वी अपनी सभाओं में पिता लालू प्रसाद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर लोगों से इमोशनल कार्ड खेलते भी नजर आए।
कुल मिलाकर प्रतिष्ठा की सीट बनी कुढ़नी की जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है, ये तो 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुढ़नी उपचुनाव के प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन चुनाव से पहले शराब को लेकर खूब सियासत हुई। 2 वायरल वीडियो सामने आए जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू सोशल मीडिया पर आमने सामने दिखे। हालांकि कुछ ही घंटे में जेडीयू के वीडियो की फजीहत हो गई। दरअसल वीडियो 2 साल पुराना निकला। अब वीडियो को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट पर उपचुनाव सोमवार 5 दिसंबर को होना है। प्रचार का शोर भी थम चुका है, लेकिन शराब के मुद्दे पर सियासत खूब हो रही है। सबसे पहले बीजेपी का एक वीडियो बिहार बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया जाता है, जिसमें पासी समाज के लोग शराब की खाली बोतल हाथ में लेकर दावा करते दिख रहे हैं कि शुक्रवार को कुढ़नी में नीतीश की सभा में शराब की बोतल लाई गई थी। पासी समाज का गुस्सा पहले से ही ताड़ी को शराबबंदी कानून के दायरे से बाहर करने को लेकर है। अब बीजेपी के पोस्ट पर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो जारी करते हैं, जिसमें दावा किया गया कि बीजेपी की टोपी लगाए कुछ लोग शराब पी रहे हैं और बांट भी रहे हैं। वीडियो पोस्ट करने के थोड़ी ही देर बाद जेडीयू प्रवक्ता की किरकिरी हो गई। दरअसल जो वीडियो इन्होंने पोस्ट किया था वो 1 साल पुराना है। 20 दिसंबर 2021 को इस वीडियो को यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था। अब इस खुलासे के बाद बीजेपी के नेता जेडीयू पर हमलावर हैं, सवाल पूछ रहे हैं। कुढ़नी में अभिषेक झा जी ने पुनः उसी वीडियो को दिखा करके और वहां पर फॉर्टिज्म से वोट लेने के लिए इन्होंने दिखाया। अभिषेक झा जी, मैं उस वीडियो को दोबारा दिखा रहा हूं, आप माफी मांगिए कि मैंने झूठ और फॉर्टिज्म से जदयू चल रही है और सारे फ्रॉडों का जमात है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा को नहीं मालूम कि उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया वो कहां का है, कब का है, लेकिन शराबबंदी को लेकर नीतीश के खिलाफ बोलने पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो सत्ता की सहयोगी आरजेडी भी बीजेपी पर शराबबंदी का मखौल उड़ाने का आरोप लगा रहा है। ये वीडियो कहां का है इस बात की तो पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर इनमें हिम्मत है तो गुजरात में जो शराबबंदी का मखौल उड़ाया जा रहा है उस पर भी बोले। नीतीश कुमार जी की नीतियों को कितना क्रिटिसाइज करेंगे। नीतीश कुमार जी का दृढ़ संकल्प है कि बिहार में शराबबंदी समाप्त नहीं होगी। वो सवालों को दूसरी दिशा में भटकाना चाह रहे हैं और चाहे वो जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ये तो हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शराब पीते हैं और शराब पीते हुए लोगों को कहीं ना कहीं शराब के प्रति प्रोत्साहित करते रहे। एक बार फिर से बता दें कि अभिषेक झा के फेसबुक अकाउंट पर जो वीडियो डाला गया वो कुढ़नी का नहीं, यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर 1 साल पहले डाला गया पोस्ट है। वैसे शुक्रवार को कुढ़नी में नीतीश की सभा में शराब की बोतल हाथ में लिया शख्स खुद को जिस पासी समाज का सदस्य बताकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा है, उसकी भी पड़ताल हुई नहीं। वीडियो के आधार पर कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं किया गया। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या जानबूझकर चुनाव से पहले शराब का मुद्दा उछालकर सियासी पार्टियां अपना हित साधना चाहती हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कुढ़नी में मतदान से पहले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को बड़ा झटका लगा है। बोचहां से वीआईपी प्रत्याशी रही डॉक्टर गीता कुमारी ने वीआईपी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मुजफ्फरपुर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। पूर्व एमएलसी गीता कुमारी दिवंगत नेता और पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी हैं। गीता कुमारी ने कहा कि वीआईपी खत्म होने की कगार पर है। वीआईपी का कोई अस्तित्व नहीं है। मुकेश सहनी जी खाली शादी ब्याह अटेंड करते हैं और अपना प्रत्याशी चुन लेते हैं, चुनाव लड़ा लेते हैं और वो अपना कहीं उनका प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं रहता है। बीजेपी भारी बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी का है कि सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम में कदम चला के चलेंगे।
शिवहर की सांसद रमा देवी ने पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा को पाकिस्तान बताया। ढाका विधायक पवन जायसवाल को शिवहर की सांसद रमा देवी ने कहा कि पाकिस्तान से जीतकर विधायक बने हैं। कुरनी विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान सांसद रमा देवी ने ढाका विधायक पवन जायसवाल की ओर इशारा किया। हालांकि ये बातें उन्होंने हंसी मजाक और अनौपचारिक रूप से कही, लेकिन अब ये मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। इस विवादित बयान पर जाप के प्रदेश महासचिव अभिजीत सिंह ने रमा देवी से माफी मांगने की मांग की है। और ये उस वक्त की आप तस्वीर देख रहे हैं जब वहां पर देखिए सांसद रमा देवी मौजूद थी और ये बातचीत यहां पर हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से जीतकर आए हैं। इशारा करते हुए वो कह रही हैं और ये भी कह रही हैं कि ढाका पाकिस्तान में ही है ना जी। ये सवाल भी वो उनसे पूछ रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ हंसी मजाक में किया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, असम में बड़ा हादसा हुआ है। ईंट चिमनी में विस्फोट से हादसा हो गया है जिसमें बिहार के 2 मजदूरों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको असम से बता रहे हैं जहां ईंट चिमनी में विस्फोट से हादसा हुआ। बिहार के 2 मजदूर उसकी चपेट में आ गए जिसकी मौत हो गई है। हादसे में कुल 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कछार के लखीपुर में हादसा हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने इस पर मुआवजे का ऐलान कर दिया है। परिजनों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। और बेतिया के नौतन के एसएफसी गोदाम के डीलर हंगामे पर उतर आए हैं। मामला सड़े हुए चावल की सप्लाई से जुड़ा हुआ है जिसका वितरण करने में डीलरों को परेशानी हो रही है। सड़े हुए चावल की मुंह खुली बोरियां बोल रही हैं। बता रही हैं कि बेतिया के नौतन के एसएफसी गोदाम में सड़े हुए चावल की बोरियों के मुंह सिल दिए गए हैं ताकि कोई देख ना पाए और सड़े चावल का हिसाब बढ़िया चावल के साथ हो जाए। गोदाम पहुंचे डीलर सड़े हुए चावल के उठाव पर बवाल कर रहे हैं। बता रहे हैं कि ले जाए गए बोरे अब लौटाने पड़ेंगे। हम 500 बोरा ले गए थे जिसमें 9 बोरा साफ रिजेक्ट माल आया है जो हम ये मेरा वापस कर रहे हैं। सड़ा हुआ है उसका वीडियो बनाकर हम साहब लोगों की यहाँ भी भेज दिए। मुंशी जी क्या बोल रहे हैं? मुंशी जी तो पहले बोले थे कि हम नहीं वापस करेंगे, लेकिन कहने पर वो रख लिए है। दिए नहीं है ना, दिए नहीं है, कहे अगला बीट में दिए जाए। बात सड़े हुए चावल से भी आगे निकल चुकी है। 2 तरह के चावल के मिलावट की बात डीलर कह रहे हैं और गोदाम के मुंशी की संलिप्तता की बात भी सामने आ रही है। मुंशी को हटाए जाने की बात की जा रही है। आधा उसमें उसना, आधा अरवा, और उसके बाद सड़ा हुआ चावल दे रहे हैं जो खाने लायक नहीं है। आदमी तो आदमी है, उसको पशु भी नहीं खाएगा। और यहाँ का जो मुंशी है उनसे बोलने के बाद वो मुंशी बोलते हैं कि हमको यही मिला, यही देंगे, आपको क्या खाना है। इसलिए हम माल नहीं ले जा रहे हैं। हम विभाग से मांग करना चाहते हैं कि हम लोग डीलर लोग को सभी सही सामान मिले, और नहीं तो इस मुंशी को यहाँ से बाहर यहाँ से हटा कर यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाए। बिहार में सही अनाज का वितरण आखिर कैसे होगा जब डीलरों को दिए जाने वाला अनाज ही सड़ा हो। लाभुकों के बड़े हंगामे से पहले सड़े अनाज पर आवाज बुलंद करने वाले डीलर परेशान हैं। सवाल है कि अनाज के रखरखाव की जिम्मेदारी वाले विभाग को क्या नजरअंदाजी के पैसे मिलते हैं? प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार की ओर से उनकी सख्त को देखते हुए खास व्यवस्था की जा रही है जिसके तहत अब महिला पुलिसकर्मियों की जहां भी ड्यूटी लगाई जाएगी वहां टॉयलेट वैन भी जाएगा। पुरुष पुलिसकर्मियों की तरह महिला पुलिसकर्मियों को भी सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के अलावा तमाम चुनौतीपूर्ण जगहों पर तैनात किया जाता है। ऐसे में उन्हें बाथरूम के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध से जुड़ा प्रस्ताव आईजी के पास भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय के इस पहल का महिला पुलिसकर्मियों ने भी स्वागत किया। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद उनको। इतना अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है। इतने कई हजार महिलाओं सिपाहियाँ हैं
तो उन सभी के बारे में, उनके हित के बारे में उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया है, इसलिए मैं उनको बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।